आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या। इसका सही उत्तर है 1, 2 और 4। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर संगठन का नियम और बहु अनुपात का नियम। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की? किसमें है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम में है, स्थिर संगठन के नियम में है, बहु अनुपात नियम में है, अनुपात के नियम में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। दूसरा है, एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुणों में समान होते हैं। तीसरा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। चौथा है, परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पांचवा है, यौगिकों में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन अनुपात का नियम तथा बहु अनुपात गुणित के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सके। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम फ्रांसीसी रसायन जोसेफ प्राउस्ट ने दिया। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। अतः इसका सही उत्तर सी है। फिर उसके बाद तीसरा देख लेते हैं, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है जे थॉमसन। तो परमाणु की संरचना के लिए मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जे थॉमसन है। परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति जे थॉमसन थे। 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला, त्रिज्या लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, जिसके धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उससे अस्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। इस मॉडल को विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। उदाहरण, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग अथवा तरबूज मॉडल। इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित हुआ माना गया है। यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता था, किंतु यह भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया। चौथा देख लेते हैं, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। इसका सही उत्तर है न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियस कहलाते हैं। तो न्यूक्लियन कौन है? ये जो न्यूक्लियन है, तो धनावेशित हिस्सा कौन सा है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियन कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जो है न्यूक्लियन होते हैं। और जो है, और फिर आगे देख लेते हैं, और प्रोटॉन धनात्मक आवेश मूलभूत कण है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो प्रोटॉन जो है प्लस होता है और न्यूट्रॉन जो है उदासीन होता है, जिस कारण नाभिक धनावेशित होता है। ये उदासीन है, प्रोटॉन प्लस है और न्यूट्रॉन उदासीन है, तो इसलिए नाभिक क्या होगा? धनावेशित होगा। फिर आगे देखते हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। इसका सही उत्तर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक के अवयव प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन उदासीन है। फिर आगे देखते हैं, परमाणु पदार्थ का वह उत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और फिर आगे देखते हैं, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं।
फिर आगे देखते हैं परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। इसका सही उत्तर है सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो नाभिक में कौन कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आगे देखते हैं परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉनों के कारण होता है। और प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन कहते हैं क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस नाभिक के घटक हैं। फिर आगे लिखते हैं निम्न से कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही उत्तर है ए, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आगे देखते हैं परिभाषा के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि परमाणु नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समान होती है। तो किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों की बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो ये प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो उल्लेखनीय है कि परमाणु नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। किसी परमाणु में उपस्थित धनावेश ऋणावेश के बराबर होता है। जो धनावेश मतलब जो प्रोटॉन है और ऋणावेश मतलब जो इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है बराबर होते हैं। अतः परमाणु में समग्र आवेश शून्य होता है। जो अगर पूछेगा कि परमाणु में समग्र आवेश कितना होता है, शून्य होता है, तो इसलिए बाकी सब गलत हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं आठवां, आणविक संरचना के बारे में लिखने से कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ये सही है। फिर आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, फोटॉन। डी, फोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मूल अवयव हैं, जबकि फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं, पैकेट होते हैं जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। सभी प्रकार की विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण इन्हीं मूल कणों से होता है। तो विद्युत चुम्बकीय जो किरणों का निर्माण किसमें होता है, फोटॉन में होता है। और फोटॉन क्या होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है कौन सा भाग नहीं है, फोटॉन नहीं है। फिर देख लेते हैं आगे, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। और फिर आगे देख लेते हैं एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो इसका सही उत्तर है रदरफोर्ड ने खोजा था। रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, रदरफोर्ड ने खोजा था। परमाणु नाभिक एटम के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। तो परमाणु नाभिक का खोज किसने की था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। फिर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो इसका सही उत्तर है सबसे पहले आएगा 3, इलेक्ट्रॉन की खोज पहले हुई थी। फिर उसके बाद जो है प्रोटॉन की खोज हुई थी। फिर उसके बाद जो है न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। फिर उसके बाद पाई मेसन की खोज हुई थी। पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे है, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं। और फिर उसके बाद न्यूट्रॉन, और तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन की, फिर उसके बाद लास्ट में पाई मेसन की खोज। यहाँ पर है, देखिए। फिर आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज 1987 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज 1886 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे चैडविक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, जे चैडविक ने की थी। पाई मेसन की खोज किसने की थी, सेसिल पावेल ने की थी। पाई मेसन की खोज किसने की थी, सेसिल पावेल ने की थी। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन का H+ आयन के रूप में अवलोकन किया था। तत्पश्चात रदरफोर्ड ने अन्य नाभिक में इसकी पहचान एवं नामकरण किया था। अगर रदरफोर्ड को प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाए तो कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित करने का सही उत्तर जो है 3, 4, 2, 1 वही वाला जो है पहले बताएं।
फिर उसके बाद देख लेते हैं एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज आप यहाँ ऊपर देखे ही हैं, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड के एक परमाणु मॉडल में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था, किंतु न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। उन्होंने पता लगाया कि बेरिलियम तथा अन्य परमाणुओं पर यदि तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए, मतलब कि जो बेरिलियम है और अन्य परमाणु हैं, अगर उन पर जो है तीव्र गति वाले कण की बम वर्षा की जाए, बम्बार्डमेंट की जाए, तब उसमें से विद्युत उदासीन कण निकलते हैं जिन्हें जो है न्यूट्रॉन कहते हैं। इसी तरह से उन्होंने खोज किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक उप परमाणु कण है, कण नहीं है? तो इसका सही उत्तर ड्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। उप परमाणविक, प्रारंभिक तथा समग्र तथा प्रारंभिक या सम्मिश्र परमाणु होते हैं जो अणु से छोटे होते हैं। उप परमाणु कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन शामिल हैं। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। तो ड्यूट्रॉन क्या है? एक स्थिर कण है और एक जो है स्टेबल पार्टिकल है, इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो इसका सही होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सही है। कौन सा एक कण प्रतिकण है? प्रतिकण युग्म है। प्रतिकण युग्म कौन सा है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। फिर आगे देखते हैं, अधिकतर कणों के अनुरूप उनमें संबद्ध एक प्रतिकण होता है जिसका द्रव्यमान उस कण के द्रव्यमान के बराबर, जबकि विद्युत आवेश उस कण के विपरीत होता है। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? धन आवेशित है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? धन आवेशित एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है, मतलब प्रोटॉन एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या है? इलेक्ट्रॉन का अपोजिट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन माइनस में है तो इसका अपोजिट प्लस होगा। प्लस कौन सा है? पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो एंटी इलेक्ट्रॉन कौन होगा? पॉजिट्रॉन है, धन आवेशित है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1, सूची 2, विशिष्टता और कण। तो इसमें है शून्य द्रव्यमान किसका होगा? शून्य द्रव्यमान है न्यूट्रिनो। न्यूट्रॉन क्या है? शून्य द्रव्यमान उदासीन है। आंशिक आवेश किसका है? आंशिक आवेश है क्वार्क। आंशिक आवेश है क्वार्क का। और आंशिक प्रचक्रण किसका है? आंशिक प्रचक्रण है पॉजिट्रॉन का। आंशिक प्रचक्रण किसका है? पॉजिट्रॉन का है। और पूर्णांक प्रचक्रण किसका है? पूर्णांक प्रचक्रण जो है फोनान का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, उदासीन होता है इसलिए। फिर आंशिक आवेश किसका है? क्वार्क का। क्वार्क पर आंशिक आवेश होता है और पॉजिट्रॉन पर जो है आंशिक प्रचक्रण होता है। तो ये फ्रैक्शनल स्पिन किस पे होता है? पॉजिट्रॉन पे है। और फिर उसके बाद पूर्णांक प्रचक्रण कौन सा है? इंटीग्रल स्पिन किसका है? फोनान का है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, पॉजिट्रॉन यह एक धनावेशित मूल कण है जिसका द्रव्यमान एवं आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण भी कहते हैं, एंटी पार्टिकल कहते हैं। इसका प्रचक्करण स्पिन 1/2 होता है। फिर न्यूट्रिनो देख लेते हैं, ये लगभग शून्य द्रव्यमान एवं आवेश रहित मूल कण हैं। इनकी खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी। क्वार्क क्या है? क्वार्क पदार्थ का प्रथम मूल कण है जिससे अधिकांश पदार्थ बने हैं। क्वार्क मिलकर हैड्रॉन बनाते हैं और क्वार्क जब मिलते हैं तो हैड्रॉन बनाते हैं। क्वार्क का आंशिक आवेश इसका मूल कण जो है 1/3 या +2/3 होता है। फोनान क्या है? फोनान कंपन युक्त यांत्रिका के लघुतम क्वांटम कण है और दृष्टि क्रिस्टल वीमा के कंपन में फोनान को पाया जाता है। तो फिर आगे देख लेते हैं, इसमें मूलभूत कण कौन सा है? इसका सही उत्तर है क्वार्क। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? इसमें सही उत्तर है क्वार्क। हमारे आसपास सभी पदार्थ मूलभूत कणों से बने हुए हैं। ये कण 2 मूल प्रकार के होते हैं। पहला है क्वार्क। तो जो हमारे आसपास के कण हैं, मूल कण हैं, वो मूलभूत कणों से बने हुए हैं। और जो ये कण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक क्वार्क होता है, एक लेप्टॉन होता है। एक क्वार्क होता है, एक लेप्टॉन होता है। तो मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क मूलभूत कण है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। इसका सही उत्तर है हिग्स बोसॉन। आगे देख लेते हैं, इसका सही उत्तर है हिग्स बोसॉन।
हिग्स बोसॉन। फिर हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। तो ईश्वरीय कण और गॉड पार्टिकल उपनाम किसे दिया गया? हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन जो है गॉड पार्टिकल है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एल्बर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो फिर हिग्स बोसॉन में जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनमें कौन कौन से हैं? पीटर हिग्स हैं और फ्रांसवा एंगलर्ट हैं। पीटर हिग्स हैं जिसके नाम पर हिग्स बोसॉन पड़ा, तो पीटर हिग्स हैं और फ्रांसवा एंगलर्ट हैं। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं इन्हें जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर आगे देखते हैं हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है गॉड कण के नाम से जाना जाता है, उपयुक्त यही वाला है। फिर उसके बाद गॉड पार्टिकल क्या है? ये गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसॉन गॉड पार्टिकल है। फिर आगे देख लेते हैं निकट अतीत के हिग्स बोसॉन कण के अस्तित्व के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इस कण की खोज का क्या महत्व है? इसका सही उत्तर है केवल एक। यह हमें यह समझाने में मदद करेगा कि मूल कणों एलिमेंट्री पार्टिकल्स में संहति मास क्यों होती है। तो ये जो हिग्स बोसॉन है वो मदद करेगा जो मूल कण है, जो मूल कण अभी हम यहाँ पे देखें क्वार्क और लेप्टॉन का जो मूल कण है उनमें जो है संगति मतलब मास जो होता है द्रव्यमान क्या है उसमें क्यों होती है, ये चीज़ बताता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस ब्रह्मांड के में दृश्यमान द्रव्य परमाणुओं और अणुओं से निर्मित है। द्रव्यमान संगति वह भौतिक गुण है जिसमें इन कणों को ठोस रूपाकार मिलता है। उप परमाणविक कणों में द्रव्यमान की उत्पत्ति को समझने के लिए हिग्स बोसॉन कणों की खोज का महत्व है। तो जो ये कण का जो निर्माण हुआ और उसकी द्रव्यमान की उत्पत्ति कैसे हुई उसको समझने के लिए जो है हिग्स बोसॉन कणों की खोज का महत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन आवेश रहित है। न्यूट्रॉन विद्युततासीन अवपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में इंग्लिश वैज्ञानिक जे चैडविक ने की थी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं निम्न से किस कण पर शून्य आवेश होता है? इसका सही उत्तर है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर जो है शून्य आवेश होता है। एक न्यूट्रॉन एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। एवं तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? जो परमाणु कण इलेक्ट्रॉन के समान है, जो परमाणु कण है, तो न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन जो है न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर और इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है। तो लेकिन इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक। तो सबसे प्रचुर मात्रा में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कण कौन से हैं? तो वो है न्यूट्रॉन। फिर आगे देखते हैं अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश होते हैं। अल्फा कण के दो धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका सही उत्तर है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। तो अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं और जो ये दो धनावेश होते हैं किसके द्रव्यमान के बराबर होते हैं? तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं। तो अल्फा कण हीलियम नाभिक के समान 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो अल्फा कण इक्वल टू क्या होता है? हीलियम के 2 प्रोटॉन और हीलियम के 2 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ये द्विआवेश युक्त हीलियम आयन होते हैं। इनका द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की 4 गुनी होती है। तो अल्फा कण की जो मात्रा है वो जो हीलियम के परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है, हाइड्रोजन के परमाणु की मात्रा की 4 गुनी होती है। फिर आगे देखते हैं हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू हीलियम का इक्वल टू अल्फा कण। फिर आगे देखते हैं
निम्नलिखित तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो हाइड्रोजन का समस्थानिक पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम है। तो प्रोटियम में जो है कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समय ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो जो है हाइड्रोजन में नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में तो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, और जो है ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। फिर आगे देखते हैं इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका सही उत्तर है बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा किरण अल्फा कणों से बनी होती है जो धनावेशित हीलियम के नाभिक होते हैं। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं गामा किरण अनावेशित होती है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो जो बीटा कण होता है वो ऋणावेशित, अल्फा जो है धनावेश से बना होता है, हीलियम के नाभिक होते हैं इसमें, और जो बीटा होता है वो ऋणावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन और गामा किरण से बने होते हैं, और ये जो गामा किरण जो है अनावेशित होती है, और ये जो गामा होती है ये किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक के रूप में आवेशित है? इसका सही उत्तर है अल्फा किरण धनात्मक के रूप में आवेशित है, बल्कि बीटा माइनस में है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर एक अल्फा कण बनाते हैं। अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक हैं। तो हीलियम परमाणु के नाभिक कौन है? अल्फा कण है। पर इन पर 2 इकाई धनावेश होता है। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को बीटा कण के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट रूप से कण अल्फा कण प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण धनात्मक रूप में आवेशित होता है, जबकि बीटा कण में जो अल्फा कण में प्रोटॉन होता है इसलिए धनात्मक होता है, और बीटा कण में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। कैथोड किरण निम्न दाब पर एक गैस युक्त एक डिस्चार्ज ट्यूब में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड के निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की एक धारा है। फिर आगे देखते हैं परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। इसका सही उत्तर है आपबाउ सिद्धांत। तो परमाणु की जो ऑर्बिट होती है उनमें भरने का क्रम क्या है? परमाणुओं में कक्षों को भरने का, ऑर्बिट को भरने का क्रम क्या होता है? तो ऑर्बिट को भरने के लिए आपबाउ सिद्धांत का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं आपबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। आपबाउ सिद्धांत पाउली की अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं रिलेटिव एनर्जीज पर आधारित हैं। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं आपबाउ जो सिद्धांत है पाउली के अपवर्जन नियम पे इसे आधारित है, और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और कक्षाओं की तुलनात्मक ऊर्जा, तो 1, 2, 3 इन पर जो है आपबाउ सिद्धांत आधारित है। फिर आगे देखते हैं रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो अभिविन्यास है ओरिएंटेशन से है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास ओरिएंटेशन से है। फिर आगे देखते हैं रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या यम का संबंध इलेक्ट्रॉन कक्षा के अभिविन्यास ओरिएंटेशन से है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को, एजीमुथल क्वांटम संख्या एल कक्ष की त्रिविमीय आकृति को। तो यहाँ पे देखिए तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को एन से जो कक्ष के आकार और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, एन कक्ष के आकार और ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, और एजीमुथल क्वांटम संख्या एल जो है कक्ष की त्रिविमीय आकृति को जो है प्रदर्शित करती है। स्पिन क्वांटम संख्या कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। फिर आगे देखते हैं एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। इसका सही उत्तर है 38। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाते हैं। तो द्रव्यमान संख्या निकालना हो तो सब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है ऐड कर लेते हैं, तो वही है द्रव्यमान संख्या। तो उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु उदासीन होते हैं। तो प्रश्नानुसार द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं?
प्रोटॉन 18 है और न्यूट्रॉन 20 है, तो 18 20 मिलकर के 38, तो सही उत्तर हो गया 38। फिर देख लेते हैं आगे, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 4। तो यही यहाँ देखें, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो प्रोटॉन जो है 2 है और न्यूट्रॉन जो है 2 है। तो फिर यहाँ देखते हैं कि द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 2 + 2 = 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो द्रव्यमान संख्या A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 2 + 2 = 4। तो फिर आगे देखते हैं, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योग होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की नाभिक संख्या कहलाती है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 के नाभिक में परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका सही उत्तर है 148। ये है द्रव्यमान संख्या, ये है उसका समस्थानिक। तो यहाँ देख लेते हैं, ये है उसका जो है परमाणु प्रोटॉनों की संख्या, ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है या द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या कितना है, ये द्रव्यमान संख्या 242 है। और परमाणु क्रमांक कितना है, परमाणु क्रमांक है 94 और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन हो गए 94 और 242 क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि द्रव्यमान संख्या = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या 242 में से प्रोटॉनों की संख्या 94 घटा देंगे तो 148 ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या, 148 आंसर हो गया। फिर परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, परंतु प्रोटॉन जो है ये जो है समान रहेगा, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं समस्थानिक। प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, आइसोटोप या समस्थानिक कहते हैं। फिर एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने का कारण यह है कि उसके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उसकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। फिर आगे देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, द्रव्यमान संख्या के। फिर यहाँ देख लेते हैं द्रव्यमान संख्या के, ये सही उत्तर है। फिर यहाँ देखते हैं समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों यानी कि परमाणु भार जो है भिन्न भिन्न होता है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होता है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो आइसोटोप क्या है, नाभिक का आइसोटोप क्या है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो वही है समस्थानिक, वही है आइसोटोप। फिर आगे देख लेते हैं, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है, सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा? इसका सही उत्तर है 6C14 और 7N15 8O16। तो यहाँ देख लेते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, तो यहाँ देख लेते हैं 6 द्रव्यमान संख्या है 6C4 में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो यहाँ है 14 - 6 = 8। फिर उसके बाद देख लेते हैं 15 - 7 8। फिर ऑक्सीजन का देख लेते हैं 8 16 - 8 8 हो गए। चूँकि 6C14 और 7N15 एवं 8O16 तीनों के न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है, इसलिए तीनों सम न्यूट्रॉनिक हैं, आइसोटोन है। फिर आगे देख लेते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से। तो रेडियो एक्टिविटी किससे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से मापी जाती है, गाइगर काउंटर से मापी जाती है।